नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर जो 3 है वो देखने वाले हैं इशारे में। तो लिखितों की परिशुद्धि के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सेक्शन 26 जो है वो बताता है कि कब जो लिखित हैं वो परिशुद्ध किए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जो जब अपन जो लिखित हैं उनको शुद्ध किया जा सकता है, मतलब यदि उसमें कोई गलती है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो पहली बात बताता है, जबकि पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा का अन्य लिखित जो कि ऐसी कंपनी के संगम अनुच्छेद ना हो, कंपनी अधिनियम 1956 ठीक है लागू होता हो, उनके वास्तविक आशय को व्यक्त नहीं करती। जबकि कोई संविदा की गई है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि कोई संविदा की गई है, उस संविदा में क्या है कि कोई कपट या पारस्परिक भूल के कारण पक्षकार हैं, पक्षकारों हैं यहाँ पर, मतलब दोनों पक्षकार के कपट या भूल के कारण, किसी भी पक्षकार के या दोनों पक्षकार के कपट या भूल के कारण क्या हो गया है, पारस्परिक दोनों को यहाँ पर भूल हुई थी, दोनों के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था, भूल हुई थी, कपट हुआ था, जिसके कारण जो संविदा का आशय है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो संविदा है वो किस लिए की गई है। तो जब आशय ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हमने जो संविदा है वो किसके लिए की गई है, तो उसके ऐसे अभिव्यक्त नहीं करती, तब मतलब पहली सिचुएशन यहाँ पर ये बता रही है कि जब कोई संविदा की गई है, उस संविदा में पक्षकार के कपट या भूल से क्या हुआ है कि उस संविदा का आशय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आशय को अभिव्यक्त नहीं करती कि उस संविदा में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी जो लिखित है उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। परंतु इसमें ये देखते हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 के ऊपर ये इफेक्टिव नहीं होती, मतलब उसमें किसी प्रकार का जो सुधार है वो नहीं किया जा सकता। दूसरी सिचुएशन बताता है, इसका जो ए पॉइंट है, दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशोधित कराने का वाद संचित कर सकता है। अब यहाँ पर ये बता दिया है पहले वाले पॉइंट में कि जो लिखित है उसको कब परिशुद्ध किया जा सकता है, ठीक है, संविदा को कब परिशुद्ध किया जा सकता है, यहाँ पर तो ये बता दिया है। तो पहला हमारा ये बता दिया कि यदि कोई संविदा है, ठीक है, जो लिखित है और पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण, कपट या पारस्परिक भूल के कारण क्या हुआ है, जो संविदा का आशय है वो अभिव्यक्त नहीं करती, तब ऐसी लिखित को जो है परिशुद्ध किया जा सकता है। अब इसमें ई पॉइंट बताता है कि ऐसे जो परिशुद्ध है, शुद्ध है, उसे कौन कर सकता है, तो दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशोधित कराने का बात संचित कर सकता है। मतलब यदि लिखित को परिशोधित कराना है, उसमें शुद्धि करानी है, तो कौन करा सकता है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये बताता है कि कोई पक्षकार, मतलब जो संविदा है, संविदा में से कोई भी पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, या तो मेन पार्टी है, जैसे ए ने बी से संविदा की थी तो यहाँ पर बी भी कर सकता है या ए भी यहाँ पर वाद ला सकता है, ठीक है। अब ए से जो हित प्रतिनिधि है, मतलब एक से जिसको भी हक मिलना है उस संपत्ति पर, तो मतलब इसके बच्चे रहते हैं, ठीक है, या बच्चे नहीं है तो उसके भाई वगैरह होंगे, ठीक है, अगर बीवी है तो बीवी, मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे इस व्यक्ति से जो हित है वो मिलना है, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर वाद ला सकता है, और या फिर इस व्यक्ति से जैसे जो हक है उस संपत्ति पर मिलना है, तो ये व्यक्ति भी यहाँ पर वाद ला सकते हैं। जो हमारा बी पॉइंट है वो ये बताता है कि वादी किसी ऐसी वाद में जिसमें लिखित के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवाद हो, अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखित परिशोधित की जाए, अथवा इसमें हमारा बताया गया था कि पहला हमारे यहाँ पर तो ये बता दिया गया है कि दोनों पक्षकार, ठीक है, दोनों पक्षकार या उनका हित प्रतिनिधि यहाँ पर क्या कर सकता है, वाद संचित कर सकता है। अब जो बी पॉइंट है वो ये बताता है कि वादी, यहाँ पर किसकी, वादी की बात करता है। वादी कैसी, ऐसी वाद में जिसमें लिखित के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवाद हो, उसके अभिवचन में दावा कर सकेगा और लिखित परिशोधित की जा सकती है। मतलब यदि वादी है और वादी को लगता है कि उसने जिस चीज़ के लिए जो संविदा की थी वो उससे भिन्न आशय स्पष्ट हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर 4 बोरे गेहूं के लिए कहा था, ए ने कहा था, ठीक है, बी से कि तुम मुझे 4 बोरे गेहूं देना और मैं तुम्हें क्या करूँगा, 4,000 रुपये दे दूंगा। ए ने बी से कहा था। अब यहाँ पर 4 बोरे गेहूं के लिए कहा गया था। अब जो बी है वो क्या कहा करता है, गेहूं की जगह चावल दे जाता है, ठीक है। तो अब जब चावल देने के लिए बात करता है या फिर उसमें चावल लिख जाता है, कैसी भी कंडीशन होती है, तो जो ए है, तो ए को ये परमिशन दी जा सकती है कि वो क्या कर दे, उसमें
जो चावल लिख गए हैं वहाँ पर क्या गेहूँ लिख दे, तो यहाँ पर वादी के पास ये अधिकार होगा कि ऐसे जो शुद्धि है उसको करा सकता है। यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो वादी के लिए बात करता है और जो सी पॉइंट है वो प्रतिवादी के लिए बात करता है कि यदि कोई प्रतिवादी है किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ, मतलब जो प्रतिवादी है अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ यदि उसे किसी प्रकार की प्रतिरक्षा मिल रही है तो उस प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसको उपलब्ध हो लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकता है। मतलब जो प्रतिवादी है वो प्रतिवाद में अपना प्रतिरक्षा तो करा ही सकता है, प्रतिरक्षा के साथ साथ क्या कर सकता है, यहाँ पर प्रतिरक्षा के साथ साथ उसमें परिशुद्धि की भी मांग कर सकता है। मतलब यहाँ पर प्रतिवादी के लिए दो बात की गई हैं कि प्रतिरक्षा भी मंगा सकता है और प्रतिरक्षा के साथ साथ उसमें जो लिखित है उसमें शुद्धि भी करा सकता है। अगला पॉइंट हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है यदि किसी बात में जिसमें संविदा या अन्य लिखित का उपधारा एक के अधीन परिशोधित करना इप्सित हो, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कपट या भूल के कारण वह लिखित पक्षकारों का वास्तविक आशय अभिव्यक्त नहीं करती, तो न्यायालय तो जहाँ पर व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक और मूल्यार्थ अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा किया जा सकता है। मतलब किसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठीक है, मूल्यार्थ अर्जित अधिकारों पर, ठीक है, इसे हम समझेंगे। न्यायालय स्वाविवेक में, यहाँ पर क्या है, न्यायालय का विवेक है, लिखित को ऐसे परिशोधित करने का निर्देश दे सकेगा जिससे वह आशय अभिव्यक्त हो जाए। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जो लिखित है उसमें जो आशय है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है तो न्यायालय यहाँ पर इजाज़त तो दे सकती है। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर न्यायालय इजाज़त दे सकती है कि जो ऐसी लिखित है उसमें शुद्धिकरण किया जाए, पर यदि उस लिखित से किसी तीसरे पक्षकार ने मूल्यार्थ, यहाँ पर किसी तीसरे पक्षकार ने हित अर्जित कर लिया है, और वो कैसे किया है हित अर्जित, पैसे देकर हित अर्जित कर लिया है। मतलब सद्भाव में क्या था, जो अंतर्ती था, जो तीसरा पक्षकार था उसने क्या किया है, सद्भाव में था और प्रतिफल के साथ उसने कोई ऐसा करार वगैरह किया है कि उसे उस संपत्ति पर, उस चीज़ पर जो हित है वो प्रॉफिट मिल गया है। तो जैसे यदि उस व्यक्ति को ऐसा प्रॉफिट मिल गया है तो उसके अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और न्यायालय ऐसी जो लिखित है उसके शुद्ध करने की बात कर सकता है। मतलब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये बताता है कि जो ऐसी लिखित है जिसमें आशय स्पष्ट नहीं होता तो न्यायालय ऐसी लिखित को परिशुद्ध करने को कह सकता है, शुद्धिकरण को कह सकता है, परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति ने उसमें अपना हित प्राप्त कर लिया है तो उसके अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, इसका भी न्यायालय ख्याल रखेगा। थर्ड पॉइंट बताता है कि लिखित संविदा पहले परिशोधित की जा सकेगी, ठीक है, तब यदि परिशुद्धि का दावा करने वाले पक्षकार ने अपने अभिवचन में ऐसी प्रार्थना की हो कि न्यायालय ठीक समझे तो वह विनिर्दिष्ट प्रवर्तित की जा सकती है। इसमें थर्ड पॉइंट ये बताता है कि यदि लिखित को परिशोधित कराना है, परिशुद्धि के लिए दावा किया गया है, तो उसके लिए यदि वह व्यक्ति है जो चाहता है कि उसका विनिर्दिष्ट प्रवर्तित किया जाए, विनिर्दिष्ट पालन किया जाए, तो उसका विनिर्दिष्ट पालन भी उसमें किया जा सकता है। मतलब लिखित की परिशुद्धि के साथ हमें ये बात याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चन बनता है कि लिखित की परिशुद्धि के साथ साथ क्या विनिर्दिष्ट पालन जो है वो कराया जा सकता है। तो इस सेक्शन का जो थर्ड क्लॉज है वो यही बताता है कि लिखित संविदा पहले परिशोधित की जा सकेगी, मतलब जो लिखित संविदा है उसको परिशोधित किया जा सकेगा, और तब यदि परिशुद्धि का दावा करने वाले पक्षकार ने अभी अभिवचन में ऐसी प्रार्थना की है, मतलब न्यायालय से उसने ये कहा है कि ऐसी जो लिखित है उसको शुद्ध भी करा दिया जाए और इसका क्या है, न्यायालय ठीक समझे तो वह विनिर्दिष्ट प्रवर्तन भी की जा सकती है। मतलब उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए तो न्यायालय यहाँ पर विनिर्दिष्ट पालन भी करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताता है किसी लिखित की परिशुद्धि के लिए इस धारा के अधीन किसी भी पक्षकार का अनुदत्त ना किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट दावा ना किया गया हो। मतलब कि इसमें ये फोर्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि व्यक्ति को परिशुद्धि कराने हैं तो परिशुद्धि कराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पक्षकार को, जो भी व्यक्ति है ऐसी जो शुद्धि है वो कराना चाहता है लिखित में, तो उसे विनिर्दिष्टता, मतलब उसे स्पष्ट तौर पर अलग से उस दावा में लिखना होगा कि मैं जो है इसमें इस लिखित में क्या कराना चाहता हूँ, इसमें शुद्धि कराना चाहता हूँ। परंतु जहाँ की पक्षकार ने अपने अभिवचन में किसी ऐसे अनुतोष का दावा ना किया है, अब जहाँ पर व्यक्ति ने ऐसे अनुतोष का दावा नहीं किया है, मतलब परिशुद्धि के लिए नहीं कहा है पक्षकार ने, ठीक है, अभिवचन में, ठीक है, जहाँ के किसी पक्षकार ने अपने अभिवचन में क्या है, अनुतोष का दावा ना किया हो, वहाँ न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में ऐसे दावे को अंतर्गत करने के लिए अभिवचन को संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जो न्याय संगत हो। यदि पक्षकारों ने नहीं भी कहा है कि इसका संशोधन किया जाए, ठीक है, तो वहाँ यदि न्यायालय को लगता है तो न्यायालय
कार्यवाही की किसी भी प्रक्रम में, ये भी बात याद रखना है कि न्यायालय कार्यवाही किसी भी प्रक्रम में उन पक्षकारों से कह सकता है कि इसमें ऐसी शुद्धि की जाए यदि न्यायालय को लगता है तो। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक क्विक रिवीजन देखते हैं। तो फर्स्ट क्लॉज हमारा क्या बताता है, एक मिनट, सेक्शन हम 26 देख रहे हैं, कब लिखित जो है उसको परिशुद्ध किया जा सकता है इसके बारे में बताता है। पहली बात बताता है कि यदि कोई संविदा है, पहला पॉइंट याद रखना है, यदि कोई संविदा है, लिखित है, ठीक है, जो पक्षकारों की कपट या पारस्परिक भूल के कारण, ठीक है, क्या हो गई है, उस संविदा का जो आशय है वो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी संविदा को परिशुद्ध मतलब उसको शुद्ध किया जा सकता है कि आखिर इसमें लिखा क्या था। ठीक है, परंतु ये कंपनी अधिनियम 1956 के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। अब ये बताता है, ए पॉइंट है वो ये बताता है कि कोई भी पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि ऐसी शुद्धि के लिए वाद संस्थित कर सकता है न्यायालय में। दूसरा पॉइंट बताता है कि यदि कोई वादी है तो वादी, ठीक है, वादी यहाँ पर क्या कर सकता है, वादी भी यहाँ पर परिशुद्धि के लिए वाद ला सकता है। यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो ये बताता है कि जो प्रतिवादी है तो वो प्रतिरक्षा भी मांग सकता है, तो प्रतिरक्षा के साथ साथ परिशुद्धि की भी मांग कर सकता है। सेकंड पॉइंट बताता है कि यदि न्यायालय को लगता है कि जो ऐसी लिखित है उसमें शुद्धि करना जरूरी है और शुद्धि की जानी चाहिए, तो न्यायालय ऐसी शुद्धि के लिए आदेश दे देगा कि ठीक है, ऐसी आपकी जो लिखित है उसमें परिशुद्धि कर लीजिए। परंतु वो ये भी ध्यान रखेगा कि यदि उसी लिखित से किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हुआ है तो उसके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। मतलब यदि उसी लिखित से किसी अन्य व्यक्ति ने जो है अधिकार अर्जित किया है तो उसके अधिकार पर प्रभाव ना पड़े, उसके अधिकारों को ध्यान में रखकर ही न्यायालय ऐसी परिशुद्धि के लिए कहेगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि लिखित संविदा परिशोधित की जा सकेगी। ठीक है, अब यदि ऐसी पक्षकार ने क्या कहा है कि परिशुद्धि के साथ साथ जो भी पक्षकार है वो क्या चाहता है कि ऐसी जो लिखित है उसका परिशुद्धि करी जाए, मतलब उसमें शुद्धिकरण किया जाए। परिशुद्धि के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि ऐसी जो संविदा है उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए। तो न्यायालय को यदि सही लगता है तो न्यायालय ऐसी परिशुद्धि भी कर सकती है, मतलब लिखित में जो उसका उचित भाव था वो भाव को भी सही करने को इजाज़त दे सकती है और उसका विनिर्दिष्ट पालन भी करा सकती है। फोर्थ पॉइंट पे आता है कि यदि ऐसा जो अनुतोष है वो व्यक्ति को चाहिए है, मतलब यदि कोई व्यक्ति है वो क्या चाहता है कि ऐसी जो परिशुद्धि है वो की जाए, तो उसे अपने वाद में ये लिखना होगा, दावा में लिखना होगा स्पष्ट तौर पर कि मैं इस जो संविदा है इसमें क्या कराना चाहता हूँ, शुद्धि कराना चाहता हूँ, मेरा ये आशय नहीं था। इसका जो परंतु है वो ये बताता है कि यदि जो पक्षकार हैं वो ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है, पक्षकार नहीं कहते हैं न्यायालय से कि मैं अपनी इस संविदा में शुद्धिकरण कराना चाहता हूँ, तो जहाँ पक्षकार हैं वो नहीं कहते हैं तो न्यायालय को यदि लगता है तो न्यायालय किसी भी प्रक्रम में ऐसी परिशुद्धि के लिए जो आदेश है वो दे सकता है और ऐसी शर्तों के साथ जो वह उचित समझे। तो ऐसी परिशुद्धि के लिए न्यायालय आदेश तो दे सकता है, कह सकता है कि आप इसमें परिशुद्धि कर लीजिए, यदि उसका आशय न्यायालय को ही समझ में नहीं आ रहा है, परंतु कुछ निर्बंधों के साथ जो उस न्याय की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी जो सेक्शन 26 है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम कौन सी सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 27 देखेंगे। ठीक है, नहीं अच्छे से उठाओ। तो अब अपन देखते हैं कौन सा सेक्शन, जो 27 है वो देखेंगे। और ये क्या है, संविदाओं का विखंडन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जहाँ विखंडन न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकता है। जो विखंडन है, यदि कोई पक्षकार है वो चाहता है कि जो संविदा है उसका विखंडन कर दिया जाए, उसका ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या है कि किन सिचुएशन में उसको ख़त्म किया जा सकता है संविदा को, और कौन सी सिचुएशन होंगी जिसमें उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि किसी संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकेगा, और ऐसा विखंडन निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णीत किया जा सकता है। मतलब पहले तो ये बात बताई गई है कि यदि किसी व्यक्ति को संविदा का विखंडन कराना है तो कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर संविदा विखंडन के लिए वाद ला सकते हैं। पहली बात यहाँ पर ये बताई गई है कि यदि कोई ऐसा विखंडन कराना है तो विखंडन कराने के लिए वाद ला सकता है कौन व्यक्ति, तो
कोई व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई पक्षकार है, जैसे किसी संविदा में हितबद्ध कोई पक्षकार व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकेगा और ऐसे विखंडन निम्नलिखित में से किसी में भी न्यायालय द्वारा निर्णित किए जा सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति है वो तो विखंडन कराने के लिए वाद ला ही सकता है, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उस संविदा से जो हितबद्ध है, उससे मतलब वो हितबद्ध है, उसके जो अधिकार हैं ऐसे व्यक्ति को मिलने हैं दूसरे पक्षकार को, तो जिस भी व्यक्ति को ऐसे अधिकार मिलने हैं उस संविदा से जिसको किसी भी प्रकार से वो हित रखता है उस संविदा में, तो ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विखंडन के लिए वाद ला सकते हैं। ठीक है, और जो विखंडन का वाद है वो किन आधारों पर लाया जाएगा, तो उनके लिए यहाँ पर जो नीचे बातें बताई गई हैं इन आधारों पर विखंडन के लिए वाद लाया जा सकता है। जहाँ की संविदा वादी द्वारा शून्य करनी या पर्यावश्य हो। ठीक है, अब जो शून्य करनी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है उसमें बताया गया है कि जो संविदा है शून्य करनी किन आधारों पर होती है, तो 2I जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2I में बताया गया है, कुछ कंडीशन बताई गई हैं जिसके अंतर्गत क्या हो जाता है, जो शून्य करनी है वो संविदा हो जाती है। अब संविदा यदि शून्य करनी हो जाती है किसके द्वारा, वादी द्वारा, या पर्यावशीय हो जाती है। यहाँ पर्यावशीय का मतलब यह है कि यदि किसी वादी या वादी ने क्या कहा था कि यदि जब ये चीज़ होगी, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रखा था कि जब कोई ऐसी घटना घटेगी, तो जब ऐसी घटना घटेगी तभी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब वो घटना नहीं घटी। ठीक है, मतलब जिस काम को करने के लिए कहा गया था वो शर्त, यदि हम देखें कि यदि कोई शर्त लगाई गई थी किसी संविदा में, तो यदि वो शर्त का पालन नहीं किया गया तो भी उसका विखंडन किया जा सकता है। तो वादी यहाँ पर 2 आधार पर विखंडन करा सकता है कि यदि शून्य करनी हो गई है जो है संविदा, या फिर दूसरा ये है कि जिस सिचुएशन के लिए जिस कंडीशन को वादी ने लगाया था वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई है, तो भी उसका जो है विखंडन किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट बताता है कि जहाँ की संविदा ऐसे हेतुकों से विधि विरुद्ध हो जो उसमें देखते ही प्रकट नहीं होती और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है। मतलब कि जहाँ पर ऐसी है कि यदि कोई संविदा की थी, ठीक है, अब संविदा की थी तो संविदा में क्या हुआ था कि गलती दोनों की थी। ठीक है, गलती दोनों की थी, जिस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, उसका जो मेन चीज़ है वो उसको आंसर नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो चीज़ चाहिए थी, जिसके लिए संविदा की थी, वो उन्हें प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। अब जिस चीज़ के लिए संविदा की थी तो यहाँ पर गलती दोनों ने की है। ठीक है, संविदा का पालन नहीं हो पाया है, और क्यों नहीं हो पाया है कि वादी द्वारा गलती से या फिर प्रतिवादी द्वारा गलती से। परंतु यहाँ पर प्रतिवादी ने यहाँ पर ज़्यादा गलती की है। जब प्रतिवादी ने ज़्यादा गलती की है तो वादी यहाँ पर वाद ला सकेगा कि मेरी यहाँ पर ज़्यादा गलती नहीं है, हालांकि मैंने गलती की है परंतु बहुत छोटी सी गलती की है, तो प्रतिवादी ने बहुत ज़्यादा गलती की है, इस वजह से जो इस संविदा का विखंडन है वो किया जाए, तो भी न्यायालय इसका विखंडन कर सकेगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय संविदा का विखंडन नामंजूर कर सकता है। मतलब उपधारा 1 में कोई भी बात लिखी हो, इस बात के लिखित होते हुए भी न्यायालय जो है संविदा का विखंडन को नामंजूर कर सकता है। मतलब वो कह सकता है कि मैं इस संविदा का जो है विखंडन नहीं करने दूंगा, मतलब न्यायालय ऐसे विखंडन के लिए नामंजूरी देगा। पहला पॉइंट बताता है, जहाँ की वादी ने अभिव्यक्ति विवक्षित संविदा को अनुसमर्पित कर दिया है। क्या किया है, अनुसमर्थित है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो मिस्टेक हो गई है, जहाँ की वादी ने अभिव्यक्ति विवक्षित संविदा को अनुसमर्पित कर दिया है। अथवा अब जो वादी है, वादी ने क्या किया है, जो वाद लाता है ऐसी अभिव्यक्ति विवक्षित संविदा को, जो संविदा की गई थी उसको क्या किया था, समर्थित कर दिया गया था। अब जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो फिर उसका जो विखंडन है वो क्यों किया जाएगा। पहले तुम तो उसमें राजी हो गए थे, अगर तुम राजी नहीं थे तब बात अलग थी, परंतु यदि तुम पहले से राजी हो उस संविदा को, जिसके लिए जैसे यहाँ पर चावल की बात की गई थी, मैंने कहा था मेरे पास चावल है, आपने कहा था, देखिए जैसे ए कहता है कि मुझे चावल दे देना 4 बोरे, बी से कहता है, ठीक है, अब 4 बोरे चावल के लिए यहाँ पर उसने बी से कहा। अब बी कहता है मेरे पास चावल नहीं है, मेरे पास गेहूं है, आपको चाहिए है, तो यहाँ पर ये यदि तैयार हो जाता है कि ठीक है मुझे गेहूं दे दो। अब जैसे ए यहाँ पर अनुसमर्थित हो गया है, जिसके लिए संविदा की थी, पहले इन लोगों ने यदि ये भी कहा था कि चावल दे देना, और ये इसने भी कहा था चावल दे देना, इसने भी कहा था ठीक है मैं चावल दे दूंगा। जब इसके पास चावल नहीं है, फिर इसने कहा कि मेरे पास चावल नहीं है, गेहूं है, आप लेंगे, ये इसने अनुसमर्थित कर दिया है। ठीक है, ये कहता है कि हाँ ठीक है मैं ले लूँगा। अब जब इसने अनुसमर्थित कर दिया है तो फिर इसके लिए बात नहीं ला सकता है कि इस संविदा का विखंडन करा सके, क्योंकि पहली वाली बात को अगर तुमने मना कर दिया था, फिर दोबारा उस बात को तुम एग्री करते हो, तो उसके लिए यहाँ पर विखंडन नहीं किया जा सकता। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये बताता है, जहाँ की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण
जो संविदा के किए जाने के पश्चात स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं हो गई हो, पक्षकारों को उसी स्थिति में सारता प्रतिवर्तित न किया जा सके जिसमें वे थे जब संविदा की गई थी। अब यहाँ पर क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जो प्राकृतिक आपदा है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों से क्या हुआ है, संविदा का पालन नहीं हो पाया है, ठीक है। अब संविदा का पालन नहीं हो पाया है तो क्या हो गया है कि यहाँ पर प्रतिवादी की तो गलती नहीं है। जैसे ए ने कहा था बी से कि मुझे अपना मैरिज हॉल दे देना, मुझे अपनी बेटी की जो है शादी करनी है, ठीक है। अब मैरिज हॉल के लिए उसने कहा था, अब जब मैरिज हॉल के लिए कहा था तो इसने क्या किया कि जब बारिश होने लगी, खूब ज़ोर से बारिश हो रही थी, बाढ़ आड़ की सिचुएशन बन गई। अब जो ए है वो, अब यहाँ पर बाढ़ वगैरह की सिचुएशन बन गई तो जो ए है, ए यहाँ पर अब संविदा को बेखंडन करने के लिए वाद नहीं ला सकता है, क्योंकि ये जो गलती है वो बी की वजह से नहीं हुई है। अगर बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है जिस वजह से आप उस संविदा का पालन नहीं कर पा रहे हैं और वो गलती प्रतिवादी की नहीं थी, तो फिर यहाँ पर संविदा का जो है विखंडन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात बताता है कि जहाँ की संविदा के अस्तित्व के दौरान पर व्यक्तियों ने सद्भावपूर्वक सूचना के बिना और मूल्यर्थ अधिकार अर्जित कर लिए हों। अब जैसे क्या है कि एक व्यक्ति ने क्या किया है, बी से संविदा की थी, ठीक है, कोई जैसे इन दोनों में संविदा हुई थी। अब इस संविदा के दौरान इन लोगों ने कहा था तीसरे पक्षकार से, एक जगह पे कोई स्कूल बनवाने को किसी गांव में कहा था कि यदि आप लोग इतना, हम आपके जो गांव है, गांव में आपकी पढ़ाई की बिल्कुल सुविधा नहीं है, तो हम आपके गांव के लिए क्या करेंगे, अच्छा करेंगे और क्या करेंगे, गांव में स्कूल बनवाएंगे जिससे आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लाभ किसको हो रहा है, इसको थर्ड पार्टी को हो रही है। ऐसे सूचना नहीं दी गई, परंतु लाभ तो इस थर्ड पार्टी को हो रही है। अब यहाँ पर इन दोनों की कोई गलती होती है जिसके द्वारा संविदा का विखंडन होता है, ठीक है, तो उसका जो विखंडन है वो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी को यहाँ पर लाभ हो रहा है तो भी उसका विखंडन नहीं कराया जा सकता। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बात बताता है, जहाँ की संविदा के केवल एक भाग का ही विखंडन एप्सित हो, ऐसा भाग संविदा के शेष भाग से पृथक ना किया जा सकता हो। यहाँ पर कोई ऐसा भाग है, जैसे संविदा ए ने बी से कहा, ठीक है, कि यदि कोई घर की बात है, ठीक है, यदि कोई घर की बात है, इन दोनों में कहा, इसने कहा था कि मुझे तुम जो है घर दे देना और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, 50,000 रुपये दे दूंगा मकान के लिए यहाँ पर संविदा की, ठीक है। अब मकान के लिए यहाँ पर संविदा की तो क्या बात हुई कि अब जो मान लेते हैं यदि ए जाता है न्यायालय में और कहता है कि जो इस संविदा का क्या है विखंडन किया जाए, ठीक है। अब ए गया न्यायालय में कि इस संविदा का विखंडन किया जाए, और कितनी संविदा का विखंडन किया जाए, इतने आधे पार्ट का विखंडन किया जाए, बाकी मुझे चाहिए है। तो बी कहेगा, देखिए फिर से देखते हैं, ए जो है, इसको फिर से देखते हैं हम, एक मिनट, देखो जहाँ के भाग के बारे में है, जैसे ए ने कहा बी से कि ये जो घर है मेरा आप रख लीजिएगा, ठीक है, मेरा घर आप ले लेना, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या कर देना, 50,000 रुपये दे देना। ये हम सिचुएशन देखते हैं, ए ने बी से कहा कि मेरा ये जो घर है ये आप ले लेना और इसके लिए मुझे 50,000 रुपये दे देना। बी है, बी न्यायालय में जाता है, कहता है कि इस आधे भाग को क्या कर दिया जाए, इस आधे भाग को विखंडित कर दिया जाए और मैं बाकी पूरे भाग को लेना चाहता हूँ। तो न्यायालय कहेगा कि इसको अलग कहीं अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, ये पूरी संविदा है, तो भी इसका जो विनिर्दिष्ट जो विखंडन है वो नहीं कराया जा सकता। मतलब जो कोई ऐसे पार्ट को विखंडन के लिए कहा गया है, ऐसे किसी भाग को, संविदा के किसी भाग को जो है विखंडन के लिए कहा गया है जो उस संविदा में पूर्ण तरीके से उसमें हिस्सेदारी रखता है, तो ऐसे जो है पार्ट को विखंडन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्पष्टीकरण बताता है कि इस धारा में संविदा से उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिन पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का विस्तार नहीं है, लिखित संविदा अभिप्रेत है। अब जहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम, जहाँ पर टीपीए का विस्तार नहीं है, वहाँ पर यदि संविदा के बारे में यदि माने तो लिखित संविदा का मतलब ही निकाला जाएगा। फिर से देखते हैं, जो हमारा जो सेक्शन 27 है वो सेक्शन 26 को हम रिपीट कर चुके थे। सेक्शन 27 बताता है कि जहां विखंडन न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकता है उन सिचुएशन को बताता है। न्याय निर्णीत किया जा सकता है मतलब जहां विखंडन है, न्याय निर्णीत मतलब न्यायालय उसको क्या कर देगा, मंजूर कर देगा, या नामंजूर किया जा सकता है। पहली बात हमने ये देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है
कि किसी संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकता है। देखो, यदि किसी न्याय निर्णीत किया जा सकता है या जो है नामंजूर किया जा सकता है। पहले तो हम यहाँ से पाठ करेंगे कि ये जो सेक्शन 27 है वो क्या बताती है कि जो संविदा है उसको न्याय निर्णीत मतलब मंजूर भी किया जा सकता है या नामंजूर भी किया जा सकता है। मंजूर फर्स्ट पार्ट में किया जा सकता है और सेकंड पार्ट में क्या किया जा सकता है, नामंजूर किया जा सकता है। ये जो क्लॉज है फर्स्ट क्लॉज में उसको मंजूर किया जा सकता है संविदा के विखंडन को, और जो सेकंड पार्ट है वो संविदा के विखंडन को मना करेगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है तो देखिए, हम देखते हैं कि किसी संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अब संविदा में कोई भी व्यक्ति जो हितबद्ध है, ठीक है, उसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकता है। जो यदि कोई व्यक्ति है संविदा का विखंडन उसे खत्म करना चाहता है तो कौन कौन व्यक्ति वाद ला सकता है, तो उस संविदा से यदि कोई व्यक्ति हितबद्ध है तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर संविदा विखंडन का, यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति है तो वो यहाँ पर वाद ला सकता है विखंडन के लिए, और निम्नलिखित दशाओं में किसी भी दशा में न्यायालय उसे निर्णीत कर सकता है। मतलब कौन कौन व्यक्ति वाद ला सकता है, तो वो व्यक्ति भी ला सकता है और उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति है तो संविदा को विखंडन कराने के लिए वो वाद ला सकता है। दो पक्षकार हो गए, वो व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति यहाँ पर संविदा विखंडन के लिए वाद ला सकता है। ऐसा जो वाद है वो किन आधारों पर लाया जा सकता है, तो ये दो आधार बताए गए हैं। पहली बात बताई गई है यदि वादी द्वारा शून्य करनी है, ठीक है, यदि वादी द्वारा उसका शून्यकरण किया जा सकता है उस संविदा का, या पर्यावशीय हो। मतलब यदि वादी ने कोई कंडीशन दी थी कि ये कंडीशन जब पूरी होगी तभी ये जो संविदा है पूरी होगी। अब उस संविदा को जैसे ए ने कहा था बी से कि मैं तुम्हें 20 बोरे चावल के तभी दूंगा जब तुम मुझे 10 बोरे गेहूं के दोगे, ठीक है। जब उसने कहा, क्या कहा था कि 10 बोरे गेहूं के दोगे। अब जब 10 बोरे गेहूं की यहाँ पर ए को नहीं मिले हैं तो यहाँ पर 20 बोरे गेहूं देने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है। मतलब कोई संविदा की है, ठीक है, और संविदा किसी कंडीशन पर है, तो यदि वो कंडीशन का फुलफिल नहीं हुआ है तो भी जो है संविदा उसका विखंडन कराया जा सकता है। तो भी क्या करेगा, जो वादी है वो क्या कर देगा कि मैंने इनसे ये कहा था कि आप मुझे 10 बोरे गेहूं के दे देना, परंतु इनने मुझे 10 बोरे गेहूं के नहीं दिए, इसलिए मैं यहाँ पर चावल नहीं देना चाहता हूँ और इस संविदा को है जो ख़त्म कर दिया जाए। यदि शून्यकरण करा दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तो भी जो संविदा है उसका विखंडन कराया जा सकता है। दूसरी बात बताता है कि यदि जो है संविदा जो है वो विधि विरुद्ध हो गई है, और विधि विरुद्ध हो गई है देखते ही प्रकट नहीं हो रही थी कि जो संविदा है उसका क्या है प्रभाव विधि विरुद्ध है, परंतु वो देखते ही पता नहीं हो रही थी और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है। अब जो विधि विरुद्ध हुई है संविदा उसमें जो है प्रतिवादी का दोष अधिक है, किससे, वादी से। उसको देखते ही, संविदा को देखते ही पता नहीं चल रहा था कि ऐसी जो संविदा है वो क्या है, विधि विरुद्ध है। परंतु यदि कोई संविदा विधि विरुद्ध है और वह प्रतिवादी की गलती की वजह से हुई है तो उस संविदा का क्या है, विखंडन कराया जा सकता है। वादी कह सकता है कि इस संविदा का जो है विखंडन कर दीजिए न्यायालय से। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि एक में, जो धारा 1 में कोई भी बात लिखी हूँ फिर भी न्यायालय यहाँ पर क्या है, विखंडन के लिए यहाँ पर न्यायालय मंजूर नहीं कर सकता। मतलब न्याय मंजूर कर सकता है, विखंडन के लिए यहाँ पर ना मंजूर कर देगा कि हम जो है विखंडन नहीं करेंगे। पहला पॉइंट बताता है कि जहाँ वादी ने अभिव्यक्त विवक्षित संविदा को अनुसमर्थित किया गया है, जो भी संविदा की थी तो वादी ने क्या किया है, अनुसमर्थन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि व्यक्ति ने अनुसमर्थन कर दिया है, वादी ने यहाँ पर संविदा का अनुसमर्थन कर दिया है अभिव्यक्त तौर पर या विवक्षित तौर पर, तो भी उस संविदा का क्या है, उसको यदि अनुसमर्थन कर दिया है वादी ने तो अब बाद में वो पलट नहीं सकता है और न्यायालय उसको जो है विखंडन कराने को मना कर सकता है कि अब हम इस संविदा को विखंडन नहीं कर सकते हैं। मतलब उसे पहले विखंडन किया जा सकता था, सिचुएशन बदल गई है। जैसे सेकंड पॉइंट में बताया गया था, सेकंड पॉइंट में बताया गया था कि क्या था कि जो है जैसे हमने ये देखा था कि प्रतिवादी का दोष यहाँ पर अलग है, ठीक है। अब हमने देखा था कि प्रतिवादी का जो दोष है वो ज़्यादा हो जाता है। अब जब प्रतिवादी का दोष ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, विधि विरुद्ध थी, ठीक है। तो इस बात को हम भी याद रखना है कि पहला और सेकंड में हमने देखा था, पहली जो सिचुएशन थी संविदा द्वारा शून्य करनी, वादी द्वारा शून्य करनी या पर्यावशीय हो। दूसरी बात थी यहाँ पर कि विधि विरुद्ध है, जो संविदा विधि विरुद्ध हो गई है और देखते ही पता नहीं चल रही है, परंतु प्रतिवादी का दोष है वो ज़्यादा हो गया है इसलिए उसको विखंडन किया जा सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि जो
संविदा है उसका विखंडन नहीं किया जा सकता, उसको नामंजूर कर देगा न्यायालय। कब कर देगा? कि यदि कोई भी सिचुएशन हो गई है और उस सिचुएशन में क्या किया है कि जो वादी है उसने अनुसमर्थन कर दिया है कि हाँ ठीक है भैया, मैं इसका जो है अनुसमर्थन कर दिया है। अब जब सिचुएशन बदल गई है, फिर भी चावल के लिए यहाँ पर कहा था कि आप जब चावल देंगे, यहाँ पर हमने ऊपर जो है एग्जाम्पल देखा था कि आप जब मुझे 10 बोरे चावल देंगे तब मैं आपको 20 बोरे, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने पहले देखा था कि ए ने बी से संविदा की थी कि आप मुझे जब 10 बोरे जो हैं वो गेहूं देंगे, मैं आपको तब 20 बोरे जो हैं चावल दूंगा। ठीक है, बोरे की बात हुई थी यहाँ पर। अब जब ऐसी बात हुई थी तो अब यहाँ पर 10 बोरे चावल यहाँ पर नहीं देता है बी। ठीक है, बी ने यहाँ पर 10 बोरे चावल नहीं दिए हैं, फिर भी जो है ए है वो कहता है कि ठीक है मैं आपको 20 बोरे जो हैं वो चावल दे दूंगा। यहाँ पर 10 बोरे यदि गेहूं नहीं भी दिए हैं बी ने, जो सिचुएशन रखी थी वो नहीं भी हुई है, फिर भी क्या हो गई है, फिर भी उसका अनुसमर्थन कर दिया है वादी ने, तो भी उसका विखंडन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात बताता है कि जहाँ की परिस्थितियां ऐसी तब्दीली के कारण जो संविदा किए जाने के पश्चात स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं की गई हो, पक्षकारों को उसी स्थिति में सरता। अब जो हमने इसको देखा है, पहले भी देखा है कि यदि जो सिचुएशन है वो ऐसी बदल गई है कि जो वादी है, वादी और प्रतिवादी, ठीक है, अब इन लोगों ने कोई संविदा की थी, अब इस संविदा का जो है पालन नहीं हो पाया है, प्रतिवादी यहाँ पर जो है पालन नहीं कर पाया है, परंतु प्रतिवादी की गलती की वजह से वो यहाँ पर पालन नहीं कर पाया है, ऐसी बात नहीं है। प्राकृतिक आपदा ऐसी आ गई है जिस वजह से जो है प्रतिवादी यहाँ पर पालन नहीं कर पाया। हमने मैरिज हॉल वाला देखा था, ए ने कहा था बी से कि आप मुझे मैरिज हॉल दे देना, बी ने कहा था कि ठीक है, पर जिस दिन मैरिज हॉल शादी होनी थी मैरिज हॉल में, उस दिन बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पर अब बी की कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पर जो बी है उसका जो संविदा है उसका विखंडन नहीं कराया जा सकता। तीसरी बात बोलती है कि अब तीसरा पक्षकार है, यदि दो लोगों के बीच में संविदा हुई थी, स्कूल वाला मैंने जो आपको उदाहरण दिया था कि यदि दो लोगों के बीच में जो है संविदा हुई थी, उससे तीसरे पक्षकार को लाभ मिलना था, तो यदि तीसरे पक्षकार को लाभ मिल रहा है तो भी क्या है, यदि तीसरे पक्षकार को लाभ मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या है, संविदा का है जो पालन विखंडन नहीं किया जा सकता, उसको नामंजूर कर देगा न्यायालय। फोर्थ पॉइंट बताता है कि जहाँ की संविदा के केवल एक ही भाग का विखंडन होगी, अब जो व्यक्ति कहता है कि इस संविदा का एक भाग का विखंडन कर दिया जाए, बाकी का पालन करा दिया जाए, परंतु जो एक भाग है वो इससे जुड़ा हुआ है, तब भी न्यायालय ऐसे संविदा का विखंडन मंजूर नहीं करेगा, मतलब उसे मना कर देगा। स्पष्टीकरण बताता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का विस्तार नहीं है, लिखित संविदा अभिप्रेत है। इस धारा में संविदा से उन राज्य क्षेत्रों में, अब जिन राज्य क्षेत्र पर संपत्ति अंतरण का विस्तार नहीं है वहां पर लिखित संविदा मानी जाएगी। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हमारा जो 27 है वो कंप्लीट हो गया है। 28 हम नहीं पढ़ेंगे, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम 28 को नहीं देखने वाले हैं। अब हम कौन सा सेक्शन देखेंगे, 29 देखेंगे। सेक्शन 29 कहते हैं कि विनिर्दिष्ट पालन के बाद में विखंडन के लिए अनुकल्पित प्रार्थना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए है, ए बी से कहता है, इन दोनों के बीच में संविदा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि ए ने क्या कहा था कि तुम मुझे क्या कर देना कि 50 बोरे गेहूं के दे देना, ठीक है। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 50 बोरे गेहूं के दे देना, मैं तुम्हें कितना 50,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बी है वो यहाँ पर गेहूं के बोरे नहीं दे रहा है। अब जब गेहूं के बोरे नहीं दे रहा है तो जो ए है वो यहाँ पर न्यायालय में जाता है और कहता है कि मैंने बी से संविदा की थी कि 50 बोरे जो हैं गेहूं तुम मुझे दे देना, मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, 50,000 रुपये दे दूंगा। अब इसका विनिर्दिष्ट पालन जो है वो कराया जाए, न्यायालय से कहता है। अब जो न्यायालय है वो क्या करता है कि ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराता। अब जब ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराता है तो दूसरी बात यहाँ पर बताई गई कि जब विनिर्दिष्ट पालन किया ही नहीं जाएगा तो जो ऐसा पक्षकार है, ए यहाँ पर गया था न्यायालय में,
ठीक है, ए गया था कि मेरी संविदा का है जो विनिर्दिष्ट पालन करा दिया जाए। अब जब ए गया था कि विनिर्दिष्ट पालन करा दिया जाए, परंतु ए का विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो पाया है, ठीक है। अब जब ए का विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो पाया है तो न्यायालय से वो प्रार्थना कर सकता है कि जब मेरी संविदा का जो है विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो पाए, मतलब मुझे बी से अगर गेहूं नहीं दिलाए जा सकते, तो इस संविदा को विखंडित कर दिया जाए, संविदा को खत्म कर दिया जाए। तो अनुकल्पित मतलब एक साइड में एक प्रार्थना रखेगा। उसी वाद में विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसने वाद लगाया था कि सामने वाले पक्षकार ने मुझसे एक संविदा की थी और उस संविदा का पूर्ति नहीं कर रहे हैं। जैसे ए ने बी से कहा था कि ए ने बी के बीच में यहाँ पर 50 बोरे गेहूं की बात हुई थी, ठीक है। अब जो बी है वो यहाँ पर गेहूं नहीं दे रहा है, तो जो ए है वो न्यायालय में जाता है और कहता है कि बी यहाँ पर गेहूं देने से मना कर रहा है। तो न्यायालय से वो कहता है, बात लगाता है कि मेरा जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, मतलब मुझे यहाँ पर गेहूं दिलाए जाएँ और मैं इन्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब न्यायालय को यदि कोई ऐसी कंडीशन समझ में आती है कि उसका जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, तो उसके साथ साथ ए यहाँ पर ये भी लिख देगा उसी बात में कि इस संविदा का या तो विनिर्दिष्ट पालन करा दीजिए, या फिर यहाँ पर विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है तो इस संविदा को खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर न्यायालय को यदि ठीक लगता है तो उस संविदा को क्या कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। एक बार पढ़ के देखते हैं। किसी लिखित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद संस्थित करने वाला वादी अनुकल्पतः यह प्रार्थना कर सकेगा कि यदि संविदा विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं की जा सकती तो वह विखंडित कर दी जाए और रद्द किए जाने के लिए न्यायालय को परिदत्त कर दी जाए, और न्यायालय यदि संविदा को विनिर्दिष्ट प्रवर्तित कराने से इनकार कर दे तो वह तदनुसार उसके विखंडन और न्यायालय को परिदत्त किए जाने को निर्दिष्ट कर सकेगा। मतलब इसमें यही है कि जो वादी है, जो वादी ऐसा विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाता है, तो वह अनुकल्पित एक्स्ट्रा में एक प्रार्थना कर सकता है कि ऐसी जो संविदा है उसका विनिर्दिष्ट पालन यदि नहीं कराई जा सकती है तो उसको विखंडित कर दी जाए। यदि न्यायालय को ठीक लगता है तो ऐसे विखंडन को न्यायालय परिदत्त कर सकता है, ठीक है। न्यायालय को परिदत्त किए जाने को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। न्यायालय यदि संविदा को विनिर्दिष्ट प्रवर्तित कराने से इनकार कर देती है, यहाँ पर ये बात देखते हैं कि यदि न्यायालय जो है विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराने से मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने से यहाँ पर मना कर देती है, इनकार कर देती है, तो वह तदनुसार उसके विखंडन और न्यायालय को परिदत्त किए जाने को निर्दिष्ट कर सकेगा, ठीक है। या मतलब ये है कि यहाँ पर यदि वह उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराता है तो उसका जो है विखंडन कराने को यहाँ पर न्यायालय अनुमति दे देगा, उसका विखंडन करा देगा। अब सेक्शन हम जो है 29 हो गया है, तो हम 30 देखेंगे। 30 क्या कहता है, न्यायालय विखंडन कराने वाले पक्षकारों से साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। अब यहाँ पर ये बात बताएगी, किसी संविदा का विखंडन न्याय निर्णित करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यथाशक्य प्रवर्तित करे और उसे ऐसा प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने कहा था बी से कि आप मुझे 50 बोरे गेहूं के दे देना, मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। 50,000 की बात थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब यहाँ पर इसने क्या कहा था, 50 बोरे गेहूं के दे देना। अब जो है बी यहाँ पर 30 बोरे गेहूं दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर 30 बोरे गेहूं दे दिए हैं। अब जो ए है, ध्यान से सुनिएगा, बी ने यहाँ पर क्या किया है, कुछ पालन कर दिया है। 50 में से 30 जो है बोरे गेहूं के दे दिए हैं। अब जो ए है वो जाता है कि इस संविदा का विखंडित करा दीजिए, तो संविदा को खत्म करा दीजिए। न्यायालय से कहता है, यदि न्यायालय जो है इस संविदा को खंडित कराता है तो अब जो एक्स्ट्रा में जो भी प्राप्त किया था, इन्हें एक्स्ट्रा में क्या किया था, 30,000 यहाँ 30 बोरे गेहूं के प्राप्त किए थे, तो जो 30 बोरे गेहूं के इसने बी से लिए थे इसे ये लौटाने होंगे, और जो भी नुकसान बी को हुआ है तो वो भी इसे लौटाना होगा। मतलब जो भी व्यक्ति वादी है, जो वादी है वो यहाँ पर वाद लाता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति ऐसे विखंडन के लिए वाद लाता है, तो जो कोई व्यक्ति ऐसा विखंडन कराना चाहता है और विखंडन यदि न्यायालय द्वारा कर दिया जाता है तो जो भी उसने एडवांस प्राप्त किया था वो उसे देने के लिए बाध्य है। फिर से देखते हैं सेक्शन 30 को। सेक्शन 30 बताता है कि ए और बी में यदि कोई संविदा हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, फिर से देखते हैं, 10,000 की बात हुई थी, ठीक है। 10,000 में से इसने क्या कहा था कि मैं आपको ये घर दे दूंगा, ठीक है। बहुत छोटा अमाउंट रखते हैं कि समझ लेते हैं, जैसे 1 लाख समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 लाख की यहाँ पर, 1 मिनट,
सेक्शन 30 है वो क्या बताता है, देखिए, संविदा विखंडित कराने वाले पक्षकारों से साम्य बरतने की जो है अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ए है बी है, इन दोनों ने संविदा की थी कि अब जो ए है वो क्या करता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा और तुम क्या करना, मुझे एक बाइक दे देना। ठीक है, अपनी जो बाइक है वो दे देना, बी से कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ए ने क्या किया है, 50,000 में से 10,000 बी को पैसे दे दिए हैं। ये दूसरी हम सिचुएशन देख रहे हैं। बाइक के लिए उसने 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट किया था और 50 में से वो क्या कर देता है, 10,000 यहाँ पर बी को दे देता है। अब जो बी है वो यहाँ पर न्यायालय में जाता है और कहता है इस संविदा का विखंडन कराया जाए। अब यदि संविदा का विखंडन हो जाता है तो बी ने जो भी एडवांस प्राप्त किया था, एडवांस क्या प्राप्त किया था, 10,000 प्राप्त किया था, तो बी के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि जो भी उसने एडवांस प्राप्त किया था, जो भी उसने सुख सुविधा लाभ वगैरह जो भी लिया था वो रिटर्न करे किसको, ए को, जिससे उसने लिया था। और ऐसा रिटर्न करे प्लस क्या करे, यदि कोई क्षति हुई है तो ऐसी क्षति की भी पूर्ति कराए किसको, ए से यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, तो ए को वो क्या करेगा, 10,000 रुपये भी लौटाएगा। ए ने यहाँ पर 10,000 दिए थे बी को, तो बी यहाँ पर क्या करेगा, 10,000 रुपये भी लौटाएगा। और यदि ए को कोई क्षति होती है तो वो क्षति की भी पूर्ति यहाँ पर करेगा। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मतलब ये है कि यदि कोई जो व्यक्ति जाता है, वादी जो है वाद लाता है, तो उससे साम्य बरतने की अपेक्षा की जाती है। मतलब न्यायालय एक स्वच्छ हाथ का यहाँ पर सिद्धांत काम करता है कि जो व्यक्ति वाद लेकर जाता है तो उसे स्वच्छ हाथ से होना चाहिए, मतलब उसके द्वारा कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर एडवांस प्राप्त करता है और संविदा का यहाँ पर विखंडन हो जाता है, तो फिर जब संविदा खत्म हो गई तो जो एडवांस प्राप्त किया है वो एडवांस देना होगा और उसके लिए क्षति भी देनी होगी। सेक्शन 30 हमारा कंप्लीट होता है। अब जो सेक्शन 31 है उसे हम देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सेक्शन 31 क्या बताता है। सेक्शन 31 बताया गया है चैप्टर 5 में। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो लिखित है उसका जो रद्दकरण है वो कब किया जा सकता है। जो लिखित है उनका रद्दकरण किस सिचुएशन में यहाँ पर हम देखेंगे, तो कब रद्दकरण का आदेश है जो किया जा सकेगा। जो रद्दकरण करना है तो जो आदेश है वो न्यायालय कब देगा, तो यहाँ पर उसके लिए ही बताया गया है कि जो आदेश है वो न्यायालय ऐसा कब देगा ऐसे रद्दकरण करने के लिए। तो पहली बात बताता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर कौन है, कोई व्यक्ति है, हमें ये बात याद रखना है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरणी हो गई है। दो पक्षकार हैं, दो पक्षकार में से किसी के भी विरुद्ध, जिसके विरुद्ध ऐसा जो लिखित है वो शून्य हो गया है या शून्यकरणी हो गया है, जिसको यह युक्तियुक्त आशंका है कि यदि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकेगी, उसको शून्य या शून्यकरणी न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और उस न्यायालय को परिदत्त और रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। यहाँ पर पहली बात हमें ये देखना है कि जो लिखित है उसको कब रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बताएंगे। ये पहला बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है उसे लगता है कि उसकी जो लिखित है वो शून्य है या फिर शून्य करनी है। अब शून्य है या शून्य करनी है तो उस संविदा का कोई मतलब तो यहाँ पर है नहीं। अब जब मतलब नहीं है तो उसको यथावत मतलब वैसे ही यदि छोड़ दिया गया तो उसको क्या होगा, उससे पक्षकार को हानि हो जाएगी। उसको लगता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मुझे इतने बोरे चावल के दे देना, गेहूं के दे देना और मैं आपको पैसे दे दूंगा, ऐसी कोई संविदा हुई। ए ने बी से कहा, देखते हैं यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी से कहा, क्या कहा कि 10 बोरे चावल के देना और मैं क्या करूँगा 10,000 रुपये दे दूंगा। एक बोरे चावल में कितना, 1,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ए ने बी से कहा कि 10 बोरे क्या कर देना, चावल दे देना। अब ए को क्या मिलना था, चावल मिलना था और बी को क्या मिलना था, यहाँ पर 10,000 रुपये मिलने थे। ठीक है, और 10,000 रुपये भी कब मिले थे, 10 बोरे चावल के लिए यहाँ पर जो है वो पैसे मिलने थे। अगर चावल उसे मिल जाते हैं तब वो पैसा देगा ना बी को। अब यहाँ पर ये है कि यदि किसी वजह से जो ए है, ठीक है, अब ए के विरुद्ध यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी भी वजह से जो संविदा की थी वो शून्य हो गई है या शून्य करनी हो गई, मतलब जो संविदा है वो तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई है या इसके पक्ष में क्या हो गई है, शून्य करनी हो गई है। तो अब इस संविदा का कोई मतलब है नहीं है। यदि कोई जो बी है, ठीक है, बी यदि कोई डिफॉल्ट करता है, बी यदि कोई गलती करता है तो ए के पास ये अधिकार हो जाता है कि वह उसको शून्य करनी करा ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि
अब जैसे उसने ये संविदा की थी, यदि शून्य हो जाती है या शून्य करनी हो जाती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से यदि शून्य या शून्य करनी हो जाती है। अब यदि शून्य या शून्य करनी हो गई है तो उस लिखित का कोई मतलब नहीं होगा, और वो लिखित यदि एज इट इज़ पड़ी रहती है तो उससे क्या है, उससे पक्षकार को लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति है, इससे किसी भी प्रकार की उसे क्षति कर सकता है। अब ऐसा प्रतीत होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है और कहता है कि ये जो लिखित है ये शून्य हो गई है या शून्य करनी हो गई है, तो इसे आप कृपया करके शून्य या शून्य करनी घोषित कर दीजिए। तो यहाँ पर न्यायालय है वो रद्द कर देगा ऐसी लिखित को। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर दूसरी बात बताई गई है कि यदि उस लिखित को क्या कर लिया गया है, रजिस्ट्रीकरण करा लिया है। अब हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम क्या करते हैं, जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, लिखित में करते हैं। लिखित में क्यों करते हैं, लिखित में एक प्रूफ रहता है। लिखित से भी बढ़कर अगर वो रजिस्ट्रीकरण हो जाता है तो और बड़ा प्रूफ हो जाता है। रजिस्ट्रीकरण बड़ी अच्छी प्रोसेस होती है, पर जनरली लोग नहीं कराते। तो जनरली के लिए ये ऊपर वाला क्लॉज बात करता है, परंतु जिस लिखित का रजिस्ट्रीकरण हो गया है, और रजिस्ट्रीकरण किसके अनुसार हुआ है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार हुआ है, तो न्यायालय अपनी डिग्री की एक प्रतिलिपि ऐसे ऑफिसर को भेजेगा। अब जो न्यायालय है वो न्यायालय में व्यक्ति जाएगा और कहेगा कि जो ऐसी रजिस्ट्रीकरण हो गया है ऐसी लिखित का, जो शून्य शून्य करनी हो गई है, तो इसे आप शून्य शून्य करनी घोषित कर दीजिए। तो यहाँ पर न्यायालय पहले तो शून्य शून्य करनी उसको जो घोषित है वो करेगा कि ये जो लिखित है वो शून्य हो गई है और शून्य करनी हो गई है, इसको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। दूसरी बात वो क्या करेगा, जैसे भी ऐसे जिस ऑफिसर से और जिस कार्यालय में ऐसा जो है रजिस्ट्रीकरण किया गया था, उस कार्यालय में भी एक जो प्रतिलिपि मतलब एक सर्टिफिकेट कॉपी भेजेगा, सर्टिफाइड कॉपी भेजेगा, काहे कि जो ऐसी लिखित है आपके यहाँ से जो रजिस्ट्रीकरण किया गया था वो क्या हो गया है, रद्द हो गया है। तो यहाँ पर हमने दो क्लॉज देखे हैं कि जो लिखित है उसको रद्द कब किया जा सकता है, यदि कोई संविदा है तो उसको रद्द कब किया जा सकता है। दो क्लॉज बताते हैं। फर्स्ट क्लॉज बताता है यदि कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध क्या हो गया है, जिसके विरुद्ध में क्या हुआ है, कोई लिखित शून्य हो गई है या शून्य करनी हो गई है। हमें दो बातें यहाँ पर याद रखना है, लिखित है वो क्या हो गई है, शून्य हो गई है या शून्य करनी हो गई है। उसे युक्त आशंका है कि यदि ऐसी लिखित को वैसे ही वैसे छोड़ दिया गया जाए जैसी वो लिखित है, तो उससे उसे क्या होगी, क्षति होगी। तो यदि उसको ऐसी छोड़ देने पर उसे क्षति होगी तो वो क्या करेगा, वो न्यायालय में जाएगा और ऐसे क्या करेगा, न्यायालय से क्या कहेगा कि ऐसी जो लिखित है उसको क्या कर दिया जाए, शून्य या शून्य करनी ऐसा है जो है वो घोषित कर दिया जाए। तो न्यायालय उसे शून्य या शून्य करनी उसे जो है घोषित कर सकता है ऐसी लिखित को, वो भी कैसी, यहाँ पर स्वाविवेक में। ठीक है, अब दूसरा बात यहाँ पर ये बताई गई है, यदि कोई लिखित है उसका रजिस्ट्रीकरण हो गया है, तो रजिस्ट्रीकरण हो गया है तो जिस भी कार्यालय में ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया गया था, तो वो यदि शून्य शून्य करनी हो जाती है तो न्यायालय उससे शून्य शून्य करनी घोषित भी कर देता है। तो उसकी एक प्रतिलिपि जो है वो क्या करेगा, रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम है 1908 के अधीन यदि रजिस्ट्री हो गई है तो उस रजिस्ट्री वाले कार्यालय में भी उसकी प्रतिलिपि भेजेगा कि आपकी जो ये रजिस्ट्री की थी इसकी जो है शून्य शून्य करनी ये लिखित हो गई है। इसको एक बार पढ़ते हैं। यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो न्यायालय अपनी डिग्री एक प्रतिलिपि ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखित का इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हुआ है, और ऐसा ऑफिसर उसकी पुस्तकों में अंतर्विष्ट लिखित की प्रति उसके रद्दीकरण तथा तथ्य टिप्पणित करेगा। इसमें यह है कि जैसे ही दूसरी बात यहाँ पर यह भी बताता है कि पहली बात तो यदि रजिस्ट्रीकरण हो गया है शून्य और शून्य करनी होने पर, मतलब जिस भी लिखित का रजिस्ट्रीकरण हो गया है, यदि रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है तो ऊपर वाला काम करता है कि उसको क्या करेगा, न्यायालय उसको शून्य या शून्य करने की सिचुएशन में उसको क्या कर देगा, उसको स्वाविवेक से उसको रद्द कर देगा ऐसी लिखित को। अब उसका यदि रजिस्ट्रीकरण हो गया है शून्य शून्य करनी लिखित वाले का, तो क्या करेगा न्यायालय कि ऐसे कार्यालय में भी उस प्रति को भेजेगा कि जो ऐसा आपने जो रजिस्ट्री की थी इसकी, तो ये क्या हो गई है, ऐसी लिखित शून्य शून्य करनी हो गई है। और दूसरी बात है कि जो ऑफिसर है वहाँ का, दूसरी बात ये बताता है कि जो ऑफिसर है रजिस्ट्री कार्यालय का, वो अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा कि ऐसी जो लिखित है इसका क्या हो गया है, ये शून्य शून्य करनी घोषित कर दी गई है न्यायालय द्वारा। तो हमारा 31 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या है 32 देखेंगे। ठीक है, 32 बताता है कि कौन सी लिखतें भागतः रद्द की जा सकती हैं। हमने ऊपर देखा है कि जो लिखते हैं उनको भागतः रद्द नहीं किया जा सकता, उसका एक तरीके से, परंतु हम देखें तो जहाँ की कोई लिखित विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय उचित मामले में उसे भागतः रद्द कर सकेगा और अवशिष्ट को बना रहने देगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो बातों को बताया गया है, जहाँ की कोई लिखित है, विभिन्न अधिकार है और विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो।
या फिर दो प्रकार के, देखो बहुत सारी या तो अधिकार मिल रहे हैं या बहुत सारे प्रकार की बाध्यता हो रही हैं। इसको हम दोनों ही एग्जाम्पल से समझेंगे। वहाँ न्यायालय उचित मामले में उसे भागतः रद्द करेगी। भागतः उतना रद्द करेगी जो उतना हकदार नहीं है, और उतना अवशिष्ट मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो वहाँ पर बना रहने देगी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है कि ए के पास चार जो है मकान है, ठीक है। 4 मकान को ए नाम का व्यक्ति यूज कर रहा है। अब न्यायालय को पता चलता है कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है वो 4 मकान को यूज कर रहा है, पर उनको क्या है 2 मकान के बारे में ही ऐसा अधिकार है कि वो उसे यूज कर सकता है, परंतु 2 के बारे में उसे अधिकार नहीं है। तो न्यायालय यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर अधिकारों के बारे में बात की गई है। विभिन्न अधिकार हैं, विभिन्न मतलब 4 को भी यूज कर रहा है और जिसमें से उसका है अधिकार 2 का उसका अधिकार है, तो न्यायालय यहाँ पर 2 को बना रहने देगा और 2 जो उसका 2 जो मकान है जिस पर उस व्यक्ति का एक अधिकार नहीं है, वो 2 हैं बचे हुए हैं उसको क्या है उसके पास बना रहने देगा जिस पर उसका अधिकार है, और बचे हुए हैं जिस पर अधिकार नहीं है तो वो उससे छीन लिए जाएंगे। यहाँ पर अधिकार की बात हो गई। अब बाध्यता की बात आती है। अब यहाँ पर इसी एग्जाम्पल से हम समझें कि यदि उसे ये है कि उसे 4 लोगों को भरण पोषण देना है। ए नाम के व्यक्ति को कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली है जिसके तहत उसमें क्या है कि 4 लायबिलिटी बताई गई हैं। 4 मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ना ही डेट है ना ही कुछ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है। अब 4 लायबिलिटी, यहाँ पर क्या है कि अधिकारों की भी बात है और बाध्यताओं की भी। तो यहाँ पर अधिकार को तो हमने देख लिया है कि उस 4 प्रकार के मकान मिल गए, 2 उस पर अधिकार था और 2 पर नहीं था। तो जो 2 पर था तो वो उसे मिल जाएंगे, बचे हुए उसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लायबिलिटी की बात देख लें तो ए के ऊपर 4 लोगों का भरण पोषण का दायित्व है, ठीक है। ए को बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी मिली थी। उन लोगों ने क्या कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी यदि आप रखेंगे तो इस प्रॉपर्टी से आपको मेरे 4 बच्चों का भरण पोषण जो है वो करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को 10-10 हज़ार महीने पे देने पड़ेंगे, या फिर जितना भी वो लोग अमाउंट रखते हैं इतना देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए के लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी कितनी है, विभिन्न है। तो यदि ए ने 3 को स्वीकार किया था या फिर जिससे संविदा हुई थी, जैसे बी से यहाँ पर संविदा हुई थी, तो यहाँ पर 4 प्रकार की वो दायित्व का निर्वहन कर रहा है, परंतु उसे करना कितने का है, 3 का है। उसे पता नहीं था, उसे लग रहा था कि हमें 4 बच्चे जो साथ में रह रहे हैं हमें चारों के लिए 10-10 हज़ार रुपये महीने पर देना है, और उसे बाद में पता चलता है कि अरे लायबिलिटी तो मेरे लिए 3 की ही थी, तो वो 3 में ही क्या करेगा, 3 को ही देने के लिए यहाँ पर बाध्य। जो एक व्यक्ति है जिसके देने की यहाँ पर बात नहीं हुई थी तो उसको देने के लिए यहाँ पर बाध्यता नहीं है। फिर से देखते हैं, एक कोई व्यक्ति है जिसे कई प्रकार के या तो अधिकार मिले हैं या कई प्रकार के उसके ऊपर दायित्व हैं, तो जितने प्रकार के उसे अधिकार मिले हैं, जितने पर उसका अधिकार है उसे सिर्फ उतना ही मिलेगा, जितना नहीं है वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा था वो उससे छीन लिए जाएंगे। अब यदि दायित्व की बात आती है तो वो बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो जितने दायित्व उसके बनते हैं सिर्फ उतने ही दायित्व के लिए उसकी बाध्यता होगी, और जितने नहीं बनते हैं तो उसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा सेक्शन जो 32 है वो भी कंप्लीट होता है, जहाँ की कोई लिखित है। फिर से देखते हैं, विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य। अधिकारों की बात करता है या बाध्यताओं का है, क्या है, साक्ष्य मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो बताता है, जिससे ये पता चलता है कि जैसे यहाँ पर मकान की हमने बात रखी थी, तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, मकान के जो पेपर होते हैं, वो यहाँ पर क्या है, साक्ष्य हैं। वो बताएंगे कि इन 4 जो मकान हैं इन पर किस किस का अधिकार है। तो यदि 2 मकान पर उसके नाम लिखा हुआ था, रजिस्ट्री थी तो उसका अधिकार था, 2 पर नहीं था, मतलब रजिस्ट्री नहीं थी तो उस पर नहीं था, बाध्यता थी। तो 4 के भरण पोषण के लिए यहाँ पर बाध्यता क्या है, कागज़ में लिख के गया था, ठीक है, लिखित थी, परंतु उसे लग रहा था कि हमें 4 के लिए बाध्यता का निर्वहन करना है, परंतु उसने जब उस डॉक्यूमेंट को देखा, लिखित को देखा, तो उसे 3 के लिए निर्वहन करना था, तो 1 के लिए वो निर्वहन करने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है। तो वहाँ न्यायालय उचित मामले में उसे भागतः रद्द कर सकेगा। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है कि 2 मकान उसके जो नहीं थे उससे रद्द कर सकेगा, वो उससे छीन सकेगा और अवशिष्ट बना रहने देगा, मतलब जिस पर उसका अधिकार है वो बना रहने देगा। होप सो आपको समझ में आ रहा हो। 32 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 33 देख रहे हैं। जब लिखित रद्द की गई या शून्य अथवा शून्यकर्णी होने के रूप में सफलतापूर्वक प्रतिरोधित की गई है, तो प्रत्यावर्तित किए जाने वाले फायदे या दिए जाने वाले प्रतिकर की अपेक्षा करने की शक्ति। अब जहाँ पर क्या हो गया है, लिखित है उसको रद्द की गई है, या फिर शून्य है या शून्यकर्णी होने के रूप में सफलतापूर्वक प्रतिरोधित की गई है, ठीक है।
यहाँ पर दो प्रकार की बात है कि जब लिखित को क्या किया गया है, या तो रद्द किया है या फिर शून्य करनी होने के नाते उसे क्या किया गया है, उसको रोक दिया गया है। तो प्रत्यावर्तित किए जाने वाले फायदे या दिए जाने वाले प्रतिकर की अपेक्षा करने की शक्ति। अब जो उसने एक्स्ट्रा प्राप्त किया है, यदि कोई जो लिखित है वो यहाँ पर क्या हो गई है, खराब हो गई है, रद्द हो गई है। अब यदि कोई संविदा डिस्ट्रॉय हो गई है तो उन दोनों पक्षकारों में जो देखिए जो संविदा हुई थी, अब यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर एडवांस प्राप्त कर लिया है, 4 बोरे गेहूं की यदि हम बात करें, 4 बोरे गेहूं मिलने थे, 4,000 में मिलने थे। अब 4 बोरे गेहूं ए कहता है कि बी से कहता है, ए कहता है बी से कि 4 बोरे गेहूं दीजिएगा और मैं आपको क्या करूंगा, 4,000 रुपये दे दूंगा। अब 4 बोरे गेहूं के लिए 4,000 रुपये की यहाँ पर बात थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो क्या करता है कि 4,000 रुपये उसे देने थे तो वो 2,000 रुपये पहले दे देता है गेहूं के लिए। अब उसे क्या है कि 4 बोरे गेहूं नहीं मिले हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि यदि जो लिखित है अब तो वो रद्द हो गई है, संविदा खत्म हो गई है, तो जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त किए थे बी ने, जिस भी पक्षकार ने यहाँ पर एक्स्ट्रा प्राप्त किया था उसे क्या करना होगा, वापस करना होगा। संविदा यदि खत्म हो गई है तो जो भी एडवांस लेते हैं तो वो क्या है कि वो देना होगा। ये तो हम जनरल अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, है ना। जब लिखित रद्द की गई है या शून्य करनी होने के रूप में सफलतापूर्वक प्रतिरोधित की गई है, यहाँ पर दो बात है, जब लिखित रद्द की गई है या फिर शून्य करनी होने के नाते उसको क्या किया गया है, प्रतिरोधित, रोक दिया गया है, तो प्रत्यावर्तित की जाने वाले फायदे, जो भी पक्षकार ने वहां पर फायदा प्राप्त किया था और दिए जाने वाले प्रतिकर की अपेक्षा करने की शक्ति। अब जो फायदा प्राप्त किया था वो भी यहाँ पर व्यक्ति को देना होगा और उस वजह से क्या हो गया है कि सामने वाले पक्षकार को यदि कोई क्षति हो गई है तो उसका भी यहाँ पर प्रतिकर देना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखते हैं, किसी लिखित का रद्दकरण न्याय निर्णित करने पर, यदि जो कोई लिखित है उसका क्या हो जाता है, न्यायालय क्या कर देता है, रद्द कर देता है। न्यायालय उस पक्षकार से जैसा ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यथाशक्ति प्रतिवर्तित करे और उसे ऐसे प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित किया जाए। वही एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी हमने देखा था कि ए ने बी से क्या कहा था कि 4 बोरे गेहूं देना और मैं क्या करूँगा, 4,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब इसी के लिए क्या होता है कि ये क्या कर देता है, 2,000 रुपये का पेमेंट किसको कर देता है, बी को दे देता है। 20,000 का नहीं 2,000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर देता है। अब 2,000 उसने पेमेंट कर दिया है, 2,000 रह गया है। तो अब यदि जो लिखित है वो रद्द हो गई है, अब लिखित रद्द हो गई है तो 2,000 एक्स्ट्रा किसको, बी को मिले थे। अब बी को यदि एक्स्ट्रा 2,000 बी मिले थे तो इसने, अब बी ही न्यायालय में गया है कि इस लिखित को रद्द किया जाए, ठीक है। बी को ही पैसे मिले थे, एक्स्ट्रा में एडवांस उसके पास आया था और बी ही जाता है न्यायालय में और कहता है कि इस लिखित को रद्द किया जाए। अब यदि न्यायालय को यदि सही लगता है तो वो इस लिखित को रद्द कर देता है। अब यदि न्यायालय रद्द कर देता है तो बी ने जो भी एडवांस प्राप्त किया था तो बी के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो ए को 2,000 रुपये जो उसने प्राप्त किए थे वापस करे, और यदि इस वजह से कोई क्षति भी होती है ए को तो वो भी प्रतिकर देने की लाइबिलिटी भी बी की है कि वो ए को दे। मतलब जिस व्यक्ति से, जिस पक्षकार को यहाँ क्षति होती है उस पक्षकार को यहाँ पैसे देने की क्षतिपूर्ति करानी होगी, और दूसरी बात जो एडवांस लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें वही बात की गई, यदि कोई लिखित का रद्दकरण हो जाता है, मतलब कोई लिखित है वो रद्द की जाती है न्यायालय द्वारा, तो न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है, मतलब जिसके कहने पर ऐसा जो है रद्द किया गया है, तो अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा, अब जिसने ऐसा कहा, जो व्यक्ति कहता है, जैसे बी ने यहाँ पर फायदा प्राप्त किया था, 2,000 उसी ने फायदा प्राप्त किया था और वही कहता है कि लिखित रद्द कर दी जाए, तो उसके कहने पर मतलब उसी पक्षकार द्वारा जिसने फायदा प्राप्त किया है वही न्यायालय में जाकर कहता है कि इस लिखित का रद्दकरण कर दिया जाए। तो न्यायालय यदि ऐसा रद्दकरण कर देता है तो न्यायालय उसी पक्षकार से अपेक्षा करेगा जिसने ऐसा फायदा प्राप्त किया था कि आपने जो फायदा प्राप्त किया है वो फायदा आप दूसरे पक्षकार को लौटाइए, ठीक है, जो भी पक्षकार ऐसा फायदा प्राप्त करता है, और प्लस उसके साथ यदि सामने वाले पक्षकार को कोई क्षति होती है तो वह क्षति की पूर्ति भी करने के लिए यहाँ पर न्यायालय कहता है। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है जहाँ की प्रतिवादी किसी वाद का सफलतापूर्वक इस आधार पर प्रतिरोध करे। अब जहाँ की प्रतिवादी है, यहाँ पर प्रतिवादी की बात करता है, किसी बात का सफलतापूर्वक इस आधार पर प्रतिरोध करे, मतलब यदि कोई प्रतिवादी है वो कहता है इन आधार पर जो नीचे बताए गए हैं कि जो लिखित है उसका रद्दकरण किया जाना चाहिए। पहला देखते हैं कि वह लिखित जिसे बाद में उसके विरुद्ध प्रतिवर्तित
कराना इप्सित है, शून्य करनी है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से लिखित के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया है तो न्यायालय ऐसा फायदा उस पक्षकार की यथासाध्य प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिवर्ग कर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा। इसमें यही बात की गई है कि यदि जो प्रतिवादी है, पहली बात तो यहाँ प्रतिवादी की बात करता है। अब जो न्यायालय कहता है कि जो लिखित है, ठीक है, उसके विरुद्ध प्रतिवर्तित इप्सित है, मतलब वह लिखित जिसे वाद में उसके विरुद्ध प्रतिवर्तित कराना इप्सित है, मतलब जो उसके विरुद्ध है, प्रतिवादी के विरुद्ध है, ऐसा है तो शून्य करनी है। प्रतिवादी के विरुद्ध क्या है? शून्य करनी है। तो वहाँ पर जो प्रतिवादी है वो प्रतिवादी न्यायालय में जाता है और न्यायालय से कहता है ऐसे लिखित को रद्द करा दीजिए। तो न्यायालय यहाँ पर प्रतिवादी के लिए भी वही बात है कि यदि प्रतिवादी जाता है और प्रतिवादी ने यदि कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो न्यायालय कहेगा कि आपने जो भी फ़ायदा प्राप्त किया है तो उस फ़ायदे को आप त्यागिए, मतलब वादी को दीजिए, और उस वादी को यदि कोई क्षति हुई है तो उस क्षति की भी पूर्ति कराइए। ठीक है, यहाँ पर प्रतिवादी की बात करता है। अब ये दूसरा पॉइंट कहता है, पहले वाले में तो उस अमाउंट को भी देना होगा जिस अमाउंट को आपने प्राप्त किया था, जो एडवांस आपने प्राप्त किया था। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम साड़ियों की बात ले लें, शादियों के सीज़न में क्या होता है, उन्होंने कहा कि हमें 1 बिंडल साड़ी दे दीजिए। ठीक है, अब 1 बिंडल के लिए यहाँ पर बात होती है 1 लाख में बात हो गई। ठीक है, अब 1 लाख में बात हो गई तो क्या हो जाता है कि कुछ पक्षकार क्या होते हैं कि एडवांस तो अब मैक्सिमम हर जगह ही चलता है, तो उन्होंने कहा कि हमें 20,000 एडवांस दे दीजिए, फिर हम आपकी यहाँ साड़ी भिजवा देंगे। उन्होंने 20,000 एडवांस दे दिया। अब जो है प्रतिवादी कौन हुआ? जो वाद लाता है वो वादी हो जाता है, जो दूसरा पक्षकार है वो प्रतिवादी हो जाता है। अब जो दूसरा पक्षकार है उसके द्वारा क्या होता है? शून्य करने होता है, तो वो न्यायालय में जाता है कि इस जो संविदा का है वो रद्द कर दिया जाए। अब तो उस संविदा को रद्द कराने के लिए कहा है, तो उसने जो प्रतिवादी है उसने क्या किया था? यहाँ पर 20,000 प्राप्त कर लिए थे ना, तो उस 20,000 को न्यायालय कहेगा कि वादी को दे दो, जिस पक्षकार, ठीक है, वादी को देने के लिए कहेगा जो वाद लाएगा यहाँ पर, प्लस क्या कहेगा कि यदि कोई प्रतिकर है, कोई क्षति हुई है वादी को आपके इस कारण से, तो उस क्षति को भी देने के लिए कहेगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि वह करार जिस बात में उसके विरुद्ध प्रतिवर्तित कराना इप्सित है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अधीन संविदा करने में उसके सक्षम न होने के कारण शून्य है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस पक्षकार से यहाँ पर संविदा की गई थी, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और दूसरा व्यक्ति 18 साल से कम है। अब एक व्यक्ति ने जिसने संविदा की थी वो 18 साल का था, और जिससे संविदा की थी सामने वाला पक्षकार जो था वो क्या था? 18 साल से कम था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के तहत क्या था? अक्षम था। अब वो यहाँ पर जो है वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था। अब वो यदि सक्षम नहीं था संविदा करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं हम, तो वो क्या हो जाती है? ऐसी जो लिखित है वो शून्य हो जाती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि ऐसी अक्षम पक्षकार से, जो मतलब 18 साल का नहीं है, वयस्क नहीं है, ऐसे पक्षकार से आप क्या करते हैं? ऐसे पक्षकार को कोई एडवांस देते हैं, तो ऐसे पक्षकार से आप सिर्फ एडवांस ही प्राप्त कर सकते हैं, उससे कोई प्रतिकर की उम्मीद नहीं रखिएगा। क्योंकि यदि जो व्यक्ति, यहाँ पर हमें यही बात रखना है याद, कि जो व्यक्ति यहाँ पर सक्षम पक्षकार नहीं है, मतलब 11 के अधीन क्या है? अवयस्क है, और अवयस्क होने के नाते कोई संविदा करता है। अब संविदा करने के लिए तो वो यहाँ पर कैपेबल नहीं था। अब जब वो कैपेबल नहीं था फिर भी उसने संविदा कर ली है, तो आपने यदि उसको कोई एडवांस दिया है तो उस व्यक्ति से आप एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 20,000 साड़ियों के लिए दे दिए थे, फिर आपकी साड़ियाँ नहीं आती तो आप 20,000 को प्राप्त कर सकते हैं। उससे यदि आपको कोई क्षति होती है तो उस क्षति को आप प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि ऊपर वाले में उस क्षति को भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर से हम देखते हैं सेक्शन 33 को। 33 बताता है कि जब लिखित जो है रद्द कर दी गई है, शून्य करने के लिए, शून्य करने की वजह से जो रद्द है लिखित को कर दिया गया है। ठीक है, पहली बात है जब लिखित रद्द की गई है या शून्य करनी होने के नाते उसे क्या किया गया है? रोक दिया गया है। तो उसे उस चीज़ से, उस संविदा से जो दूसरा पक्षकार है, जिस भी पक्षकार को यहाँ पर क्या होता है? फ़ायदा प्राप्त करता है, तो उसे फ़ायदा भी देना होगा, प्लस उसकी क्षति की भी पूर्ति करानी होगी। पहला पॉइंट यहाँ पर बताता है कि जहाँ की जो रद्दकरण है, मतलब न्यायालय द्वारा रद्द स्वीकार कर लिया जाता है। किसी लिखित के लिए कोई वाद लाता है और उस बाद में न्यायालय स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रद्दकरण किए दे रहा हूँ इस लिखित को। तो यहाँ पर न्यायालय ने क्या किया है कि जो लिखित है वो रद्द की गई है, तो जिस भी पक्षकार, यहाँ पर सिर्फ कोई व्यक्ति की बात करता है कि कोई व्यक्ति होता है, और जिस भी पक्षकार से यहाँ पर, जिसने यहाँ पर रद्द किया है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कोई यहाँ पर रद्द कर रहा है, तो अब यहाँ पर जिसने रद्द किया है तो दूसरे पक्षकार से यदि कोई एडवांस लिया था तो उस एडवांस को देना होगा, प्लस दूसरे पक्षकार को यदि कोई क्षति होती है तो वो क्षति की पूर्ति भी करानी होगी। सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि कोई प्रतिवादी है, ठीक है, और प्रतिवादी क्या करता है कि उसके साथ यहाँ पर संविदा हुई थी। अब वो प्रतिवादी ऐसा है कि उसके बिहाफ पर क्या होता है, उसके विरुद्ध जो संविदा है वो शून्य करनी हो जाती है। अब शून्य करनी हो जाती है तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखेंगे कि यदि कोई जो प्रतिवादी है वो वयस्क है और उसने यहाँ पर जो है संविदा शून्य करनी हुई थी, तो क्या होता है कि उस पक्षकार से तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, उस पक्षकार से आप यदि आपने कोई एडवांस दिया था तो एडवांस भी प्राप्त कर सकते हैं, प्लस उसके साथ आप कोई क्षति हुई है आपको तो वो क्षति को भी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड वाला जो बी वाला पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि कोई सामने वाला पक्षकार, कोई प्रतिवादी ऐसा है जिसको आपने एडवांस दिया है, वो क्या है, अवयस्क है, सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब वो अवयस्क है तो उससे आपने संविदा की है, तो उसको यदि कोई आपने एडवांस दिया है तो सिर्फ उस एडवांस को ही प्राप्त कर सकते हैं, ना कि क्षति को। और ऊपर वाले में क्षति प्लस एडवांस भी यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता था। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बेझिझक बता सकते हैं, मैं देखूँगी आगे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।